Hello student, today we are going to discuss chapter number 11 of class 8 which is force and pressure। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स और प्रेशर के बारे में। तो चैप्टर को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा चैप्टर का हाफ नेम है, और दूसरे पोर्शन में चैप्टर के में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर, हाउ कैन इट बी एक्सर्टेड, और डिफरेंट प्रेशर के जो भी कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन में कैसे प्रेशर लगता है और कैसे फोर्स लगता है, इन चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फोर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, फोर्स ए पुश और ए पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। जैसे कि यहाँ पे बुक में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी, इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। देखो डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बॉल को इस हॉकी की हेल्प से ऐसे पुश कर रहे हैं। यहाँ पे बॉल को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉल को अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं बॉल के आगे। यहाँ पे इस फुटबॉल को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, पुल क्या होता है, अपनी तरफ खींचना, या फिर हम उसको पुश करते हैं, पुश करना मतलब उसको धकेलना। तो ये दो ही कंडीशन होती है, या हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या किसी को पुल करते हैं। तो ये जो पुश और पुल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुश और पुल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स कब प्ले में होता है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तभी फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट थे, एक ये कार थी, एक ये यहाँ पे एक मैन है। ये दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में देखो दोनों में इंटरेक्शन आई, दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, इसने इसको पुश किया, तो यहाँ पे फोर्स प्ले में आएगा। फोर्स यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा या फोर्स हम अप्लाई करेंगे। अब दूसरे कंडीशन में देखो, यहाँ पे ये दो गर्ल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आई, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आई, तब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जब भी फोर्स लगता है तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स लगेगा। अब कांटेक्ट में आने का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ टच ही हों, बस उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। वो फिजिकल हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि ये एग्जांपल हमने पढ़े, इसमें क्या है, फ्रॉम दीज एग्जांपल वी इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। कि क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट होना ज़रूरी है फोर्स को प्रोड्यूस होने के लिए, फोर्स तभी प्ले में आता है। तो दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होता है। आप देखो फोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, द फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन सेम डायरेक्शन एड वन अदर। अब किसी ऑब्जेक्ट पे हम दो फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर इस एक बच्चे ने फोर्स लगाया, एक डायरेक्शन में ऐसे कुछ फोर्स लगाया। अब इसी डायरेक्शन में किसी दूसरे बच्चे ने फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा वो इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो मतलब जब सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। यूनिट मतलब मेजर उसको कैसे करते हैं, तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये होती है यूनिट। जैसे कि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे ही फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस बॉक्स पे एक बच्चे ने ऐसे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बॉक्स पे जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन का। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 15 न्यूटन। तो जब फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं। और दूसरा क्या बताया, इफ़ द टू फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन on an object the net force acting on is the difference between the two force। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं
तो क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं इस बच्चे ने इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बच्चे ने इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो ओवरऑल फोर्स होगा ये इधर से ज़्यादा है, तो ओवरऑल फोर्स जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, 5 न्यूटन का। कैसे पता चलेगा, इस 10 न्यूटन में से इस 5 को हट जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, जिसमें ज़्यादा फोर्स होता है, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा। तो जब दोनों साइड से और मान लेते हैं दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लग रहा होता, यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगता और इधर से भी 5 न्यूटन, तो क्या होता, दोनों माइनस हो जाते और टोटल फोर्स ओवरऑल कितना बन जाता, 0 न्यूटन। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, दोनों साइड से सेम फोर्स लगता है, तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स नहीं लगता, एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम, तो उसको हम अनबैलेंस बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं हम उसको। अब नेक्स्ट है कि जितना फोर्स लगता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे हमने बोला है कि हमने फोर्स लगाया ऐसे एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो ये न्यूटन तो होगी इसकी यूनिट, ये 10 क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, कि कितना स्ट्रेंथ है फोर्स की, 10 है तो वो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, की किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या उसमें इफेक्ट आ सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, रेस्ट में मतलब वो रुका हुआ है, या फिर वो मोशन में हो। ये दो स्टेट होती हैं ऑब्जेक्ट की, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में, तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, मोशन में आ जाएगा। अगर कोई मोशन में है तो हम उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो रुक सकता है। तो या तो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसको मोशन में लेके आ सकता है, उसको रेस्ट में लेके आ सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, हमने उसके दोनों साइड से फोर्स लगाया तो वो पिचक जाएगा। जैसे स्प्रिंग पहले अगर इतना बड़ा था ऐसे ऐसे ऐसे, जब हम उस पर दोनों साइड से इधर से भी फोर्स लगाएंगे और इधर से भी, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ऐसे छोटा हो जाएगा। तो उसकी शेप को चेंज कर सकते। कोई रबर की बॉल है, हम उसको दोनों साइड से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो ऐसे फोर्स उसकी शेप में चेंज लेके आ सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट है तो उस पर मूव में लेके आ सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो और फोर्स लगा देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और हम उसको इधर से फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज लेके आ सकता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। मे कॉज सम ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, या इनमें से सभी में सभी इफेक्ट भी उसमें आ सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं जो फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब हम फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स कितने टाइप का होता है। देखो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, कॉन्टैक्ट, और दूसरा होता है जो वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, टू अप्लाई, जैसे कि नाम से ही कॉन्टैक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट दो है वे कॉन्टैक्ट में आने जरूरी हैं। तो क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं, तभी जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दो टाइप के फोर्स, देखो अलग अलग टाइप के फोर्स हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो मेनली हम इस चैप्टर में 5 टाइप के फोर्स हैं। सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स, दूसरा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 5 फोर्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो क्या होगा, इन 5 फोर्स को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट की कैटेगरी में, कि कौन से फोर्स तभी प्ले में आते हैं जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ टच होते हैं, और कौन से बिना टच हुए भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो फोर्स हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ये तभी प्ले में आते हैं जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं। और ये 3 जो फोर्स हैं ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, और ये होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दूर से भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। अब इनके बारे में हम समझते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में जो पहला टाइप है वो हम है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है,
जो हमारी बॉडी की मसल्स जो लगाती हैं, टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। आपकी बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो आपकी बॉडी की हेल्प से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब उसके बाद जो सेकेंड टाइप है मस्कुलर फोर्स के बाद नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में दे रखा है मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है। मान लेते हैं हमने एक बॉल ली और बॉल को ऐसे ग्राउंड के ऊपर रोल कर दिया, हमने एक बॉल को ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद बॉल रुक जाएगी। ऐसे क्यों रुक गई? क्योंकि वो जो जब वो अर्थ के ऊपर से ऐसे चल रही थी आगे की तरफ, तो अर्थ एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही थी उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये चीज़ें जैसे कोई दो चीज़ें रब होती हैं, दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, तभी ये फोर्स लगता है। तो कॉन्टैक्ट फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है? ये दो ऑब्जेक्ट, जब एक दो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है, जैसे कि ये बॉल है, ये अर्थ के ऊपर यहाँ पे मूव कर रही है, तो क्या होता है, उसके मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप होता है। आगे वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा हमारा। ये हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा कब लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बॉल हमने इधर की तरफ मूव की तो फ्रिक्शन फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसको रोकने के लिए। तो ये दो टाइप हो गए कॉन्टैक्ट की। अब दो टाइप जो नॉन कॉन्टैक्ट की हैं वो कौन सी हैं? देखो नॉन कॉन्टैक्ट की सबसे पहले है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेट जो फोर्स लगाती है। अब देखो मैग्नेट क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि दो मैग्नेट आपस में टच होंगी तभी फोर्स लगे। एक मैग्नेट दूसरी को दूर से भी खींच सकती है, तो ज़रूरी नहीं है वे कॉन्टैक्ट में आए। इसलिए ये किसका टाइप होता है? नॉन कॉन्टैक्ट का टाइप होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वे एक दूसरे को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स लगता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी टू एन चार्ज और अनचार्ज बॉडी। जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो लास्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास होता है वो उसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि अर्थ होती है, अर्थ क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो वो होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी जरूरी नहीं है कॉन्टैक्ट में हो, दूर से भी ये किसी भी चीज़ को खींच सकती है। तो ये होते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं मस्कुलर और फ्रिक्शनल, और तीन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। तो देखो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। प्रेशर क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है उससे प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। कि मान लेते हैं ये जो बॉक्स है, ये इतना एरिया है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया। हम देखना चाहते हैं कि इस फोर्स की इतने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगा, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। की मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है। कैसे निकाल सकते हैं उसको हम? प्रेशर का फॉर्मूला है यहाँ पे, अच्छे से याद रखेंगे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। कि मान लेते हैं ये एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का और इस पर हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, तो कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा? तो फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे। फोर्स था 4 न्यूटन, एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से 2 कट के आ जाएगा 2, प्रेशर आ जाएगा 2। अब इसकी यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, PASCAL। इसको PA से डिनोट करते हैं हम। तो ये पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल। या फिर हम प्रेशर की फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर फोर्स होगा तो फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, PA से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर क्या होता है कि किसी फिक्स एरिया पे कितना प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैसे डिपेंड करता है प्रेशर? देखो जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर ऑब्जेक्ट का साथ साथ में बढ़ता रहता है कि, और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया को हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कि हम पेड़ों में पानी देते हैं तो नाली है, आगे से इसका इतना एरिया है, हमें पानी का प्रेशर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, नाली जो होती है, नली होती है, उसको आगे से दबा देते हैं। दबाने से क्या होगा, इसका एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम हो जाएगा तो हमने अभी पढ़ा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो एरिया कम होते ही क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो पानी होता है और ज़्यादा आगे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे एरिया को कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेल का एग्जाम्पल दिया है कि नेल के ऊपर हम थोड़े से ऐसे हैमर करते हैं तो क्या होता है, नेल आगे से पतली होती है, उसका एरिया कम होता है तो वो लकड़ी के अंदर चली जाती है। अगर ऐसा ही ऑब्जेक्ट दूसरा लें जो आगे से इतना पतला ना हो, वो ऐसे लकड़ी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम क्रिएट होता है। ऐसा ही प्रेशर जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वे भी ऐसे ही प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बोतल ली, तो बोतल में जो लिक्विड भरा है वो क्या करता है, इस बोतल के इस कंटेनर मान लेते हैं, इसके हर एक वाल पे ऐसे चारों तरफ फोर्स लगाता है, ऐसे ऐसे ऊपर भी नीचे भी, हर एक डायरेक्शन में जो ये लिक्विड इसमें भरा है वो प्रेशर लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर बोलते हैं। ये हर एक डायरेक्शन में लगता है। जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे आएंगे ये प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे कि हमने एक बोतल में यहाँ पे छेद कर दिया तो जो पानी है वो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन हम छेद अगर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा दूर जाएगा, और अगर बिल्कुल नीचे छेद करेंगे तो पानी और ज़्यादा दूर जाएगा। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में आते हैं नीचे, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जो लिक्विड प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है, और वो हर एक डायरेक्शन में लगता है। अब ऐसे ही लिक्विड प्रेशर की तरह जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हवा होती है हमारे ऊपर, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें हमारे आसपास हवा है। जैसे कि प्रेशर क्या होता है, किसी एरिया पे जो फोर्स लगता है, मान लेते हैं ये एरिया हमने माना, इतने एरिया के ऊपर भैया ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में पूरी हवा भरी, हवा यहाँ भी है, हम इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मेजर करते हैं तो ये सारी हवा है जो एरिया के ऊपर भरी हुई है। ये हवा इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाती है, तो इसके कारण यहाँ पे कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कितना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारा ये सिर है, हमारे सिर का एरिया हम 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर इतने एरिया के ऊपर अगर हम प्रेशर निकालें तो कितना प्रेशर निकलेगा, यहाँ पे 2250 न्यूटन के लगभग प्रेशर आएगा। और ये कितना होता है, ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। कितने के बराबर हम इसको मान सकते हैं, देखो, द फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ एरिया 15 × 15। अगर 15 × 15 का एरिया लें, उसके ऊपर जितनी एयर है उसके कारण जो प्रेशर लगता है वो कितना हो जाएगा, 2250 न्यूटन। दिस रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब ये प्रेशर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कम प्रेशर नहीं होता है। ये ये लगाओ तो आपके ऊपर 10-12 हाथी बैठा दिए गए, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ये। फिर भी इतना प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा रहता है, फिर भी हमारी बॉडी क्रश नहीं होती, मतलब पिचकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो ब्लड होता है, द रीजन इज नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से सेम फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी इतना ही प्रेशर लगाता है बाहर की तरफ, और एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर उतना ही प्रेशर लगाता है। तो टोटल जो प्रेशर है वो जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी नहीं पिचकती है। अब यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिखा रखा है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें क्या था, यहाँ पे उसने ये 2 हेमिस्फीयर लिए थे, बीच में से ये आधे 2 स्फीयर लिए। उसने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐसे चिपका दिया, और चिपकाने के बाद क्या किया, इनके अंदर की हवा उसने सारी बाहर निकाल दी मशीन की हेल्प से या किसी इंस्ट्रूमेंट की, अंदर से सारी हवा बाहर निकालती। तो अंदर से बाहर हवा निकल गई तो अंदर का प्रेशर कैसा हो गया, बिल्कुल जीरो। लेकिन बाहर से जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो तो उसको ऐसे प्रेशर से दबा रही है, दोनों इन स्फीयर को ऐसे ऐसे दबाएगी, इनके ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो उसने क्या देखा, दोनों साइड उसने 8-8 घोड़े लगा दिए, दोनों साइड 8 हॉर्स लगा दिए, फिर भी वो स्फीयर अलग नहीं हुए। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का कि ये स्फीयर दोनों साइड से खींच रहे हैं इसको इधर, लेकिन ये स्फीयर अलग नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ये जो बाहर हवा है ना, ये इसको अंदर की तरफ दबा रही है, ऐसे इसके अंदर क्या था, हवा निकल गई,
अगर अंदर भी हवा होती तो अंदर वाली बाहर की तरफ लगाती, बाहर वाली अंदर की तरफ, तो दोनों बराबर हो जाते, ये अलग हो जाते। लेकिन अब अंदर हवा नहीं है तो ये बाहर वाली हवा इसको ऐसे पिचका रही है और ये घोड़े इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो मतलब ये 8 घोड़ों से भी ज़्यादा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनके फोर्स से भी ज़्यादा हो, तो इतना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था अपना चैप्टर। अगर किसी को कुछ भी पूछना चाहते हो आप, इससे कोई भी एक्स्ट्रा कुछ समझ में ना आए, एक बार आप चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए चैप्टर में इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।